Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. This is Engineer Shahzad Ashraf, and you are watching your favorite channel, Top Spot Physics. Students, today's video is going to be really important. आज के इस वीडियो में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में पर्टिकुलरली पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में इन डिटेल बात करेंगे। अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की बात करें तो यहाँ पे एमडी कैट ई कैट के पास पेपर में काफी ज्यादा क्वेश्चंस बने हुए हैं और क्वेश्चंस काफी ज्यादा चैलेंजिंग रहे और स्टूडेंट्स उन क्वेश्चंस को लेके परेशान थे और स्टिल हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह आपकी तमाम एम्बिग्विटीज, मिसकॉन्सेप्शंस और जिन चैलेंजिंग क्वेश्चंस को लेके आप परेशान रहते हो उन तमाम को एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो की खास बात कि मैं जो भी आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँगा, जो भी मैं आपको की कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मैं साथ में क्वेश्चन जरूर लेके आऊंगा ताकि ना सिर्फ आप उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो बल्कि बेहतर अंदाज से उसको अप्लाई करके उसकी ज्यादा बेहतर एप्लीकेशन जो है वो भी आपको पता चल रही हो। तो आइए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड द टुडेज टॉपिक इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर्स। अब स्टूडेंट्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर्स में जनरली वो दो तरह के क्वेश्चन दे रहा होता है जहां से हमें पहचानना होता है कि इधर दे आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल। तो कुछ होते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। स्टूडेंट, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में याद रखिएगा वो कभी कभार पैरेलल का वर्ड नहीं लाएगा, वो क्वेश्चन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा। वो बोलेगा द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड, वो पैरेलल नहीं बोलेगा। हो सकता है बोले कि द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड साइड बाय साइड। तो जब भी साइड बाय साइड का वर्ड आ जाए तो आपको फौरी समझ आना है द रेजिस्टेंसेस आर एक्चुअली कनेक्टेड इन पैरेलल। और बेटे कभी वो सर्किट बना के देगा, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में आप कैसे पहचानोगे कि ये रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं या सीरीज में? तो याद रखिएगा बच्चों, होगा क्या, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें करंट के गुजरने के मल्टीपल पाथ्स होते हैं। करंट डिवाइड होता हुआ नजर आएगा, सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता, पैरेलल में। और अगर आपको सर्किट में लगे करंट डिवाइड हो रहा है तो आपको फौरी समझ जाना है कि द रेजिस्टर्स आर एक्चुअली कनेक्टेड इन पैरेलल। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में बहुत तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो मैं लेने जा रहा हूं दैट इज अबाउट द पोटेंशियल ड्रॉप इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। कि भाई वो कुछ रजिस्टर्स होंगे जिन्हें पैरेलल में लगाएगा और पूछेगा हर किसी के क्रॉस कितना वोल्टेज में रहा है वो बताओ। तो मैंने इस बात को समझाने के लिए बेटे मैंने दो रेजिस्टेंस ले रखी हैं। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो R1 जो कि 6 ओम की है, दूसरी 3 ओम की है। इन दोनों को मैंने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा है और बैटरी कितने की है, 12 वोल्ट की है। और ये मैं सर्किट थ्रू आउट द वीडियो मैं साथ लेके चलूंगा ताकि मैं जो भी बात कर रहा हूँ इस सर्किट पे अप्लाई करके आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो रही। अच्छा, पहली चीज आपको याद कर लेनी है कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता था। जब भी आप रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाओगे तो याद रखिएगा द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर। आप जिस तरह के मर्जी रेजिस्टर लगा लो, वो सेम हो वो डिफरेंट हो, लेकिन उनके क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू बच्चों क्या मिलनी है, सेम मिलनी है। लाइक मैं यहाँ पे ड्रॉप होने वाले वोल्टेज का नाम V1 बोलता हूं स्टूडेंट्स, और जो इसके साथ में जो ड्रॉप होने वाला वोल्टेज है उसका नाम हम V2 बोलते हैं। अब सवाल ये आ रहा है कि भाई ऐसा करो, बताओ इनमें कौन सा वोल्टेज बड़ा कौन सा वोल्टेज ज्यादा। तो वी आर टॉकिंग कि भाई जब भी पैरेलल में रेजिस्टर लगे हुए हैं तो हर किसी के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू मिलने वाली है सेम। लाइक आपको बोला जाए कि भाई ऐसा करो V1 और V2 में बताओ कौन बड़ा कौन छोटा। तो वी आर सेइंग कि वोल्टेज की वैल्यू क्या मेरी है, सेम, पहली बात। और फिर दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट ये हो सकता है कि वो आपको बोल सकता है कि भाई दोनों में ड्रॉप होने वाले वोल्टेजेस की रेशियो बताओ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कुड बी अबाउट द रेशियो ऑफ दैट पोटेंशियल्स। तो आपको बोला गया भाई V1 और V2 की रेशियो बताओ। तो हमने जब बात कर ली कि ये दो सेम चीजें हैं तो दो सेम चीजों की रेशियो जो होएगी डेफिनेटली दैट विल बी 1:1 हो जाएगी। और तीसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि भाई वो बोले वोल्टेज V1 और V2 आपको बराबर, बोले दोनों की रेशियो 1:1। लेकिन वो बोले छोड़ो
बराबर होंगे। ये बताओ वैल्यूज कितनी होंगी, V1 की वैल्यू क्या आएगी, V2 की वैल्यू क्या आएगी। तो बेटे याद कर लो, जब भी रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं, वो किसी भी पर्टिकुलर रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज पूछे, लाइक V1 पूछे या V2 पूछे, वो सेम होगा। और यू नीड नॉट टू कैलकुलेट दैट वोल्टेज, वो एग्जैक्टली exactly कितना होगा, सोर्स वोल्टेज के बराबर होगा। यानी जितने की आपने सोर्स लगा दिया, जितने वोल्ट की आपने बैटरी लगा दी, हर रजिस्टर के अक्रॉस उतना ही वोल्टेज मिलना है। लाइक बच्चों देखो मैंने क्या किया, यहाँ बैटरी लगा रखी है मैंने, कितने की भला, 12 वोल्ट की। मैं पूछूं R1 के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, आप R1 के क्रॉस ड्रॉप होने वाले पोटेंशियल का नाम क्या बोलोगे, V1। और V1 की अगर मैं आपसे वैल्यू पूछूं, तो आई रिपीट, यू नीड नॉट टू कैलकुलेट द वैल्यू, वो वही होनी है जो सोर्स वोल्टेज के बराबर होनी है। और अगर R2 यानी दूसरे रजिस्टर में जाने वाला वोल्टेज पूछे, तो भाई सीरीज कॉम्बिनेशन, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन में किसी भी पर्टिकुलर रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज पूछे, तो यू विल सिंपली बी राइटिंग इट इक्वल टू द सोर्स वोल्टेज। मतलब यहां भी आंसर हमारा कितना आएगा स्टूडेंट्स, 12 वोल्ट आ जाएगा। ले जी, यहाँ तो कहानी बड़ी आसान रही। सीरीज में करंट ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता था, लेकिन यहाँ वोल्टेज ढूंढना बड़ा आसान रहेगा। ओके, लेट्स मूव टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी, के जब भी रजिस्टर्स पैरेलल में लगे हुए हैं, आपको करंट जो है वो उनके क्रॉस डिफरेंट मिलता है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि आधा नहीं पूरा सोचिए, दिस इज द स्लोगन। मतलब बच्चों ने एक रट्टा मारा होता है कि भाई सीरीज में लाइक पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा, करंट डिफरेंट रहेगा। लेकिन बच्चों थोड़ा बात को सही करो, जब भी आप रेजिस्टर पैरेलल में लगाओगे, तो यहाँ पे मैंने एक बात लिख रखी कि जब भी रेजिस्टर पैरेलल में लगाओगे, द करंट अक्रॉस डिफरेंट रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस डिफरेंट हुई तो उनके अक्रॉस करंट क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। है सर, अगर सेम हुई फिर क्या होगा, बात की कहानी है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस मुख्तलिफ हुई, जैसा कि आज मैंने मुख्तलिफ लगा रखी है, एक 6 ओम की है, एक 3 ओम की है, रेजिस्टेंस पैरेलल में डिफरेंट है, तो मैंने बोला करंट भी क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। ओके, तो पहली बात, पहला सवाल, करंट सेम या डिफरेंट, तो आपका पहला आंसर ये होगा कि सर अगर रेजिस्टेंस डिफरेंट है तो डेफिनेटली करंट की वैल्यू सेम नहीं मिलेगी। बच्चों करंट की वैल्यू क्या मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी। फिर वो आपसे अगला सवाल ये पूछ सकता है कि भाई सही है, डिफरेंट तो मिलेगी, फिर ये बताओ कौन सा करंट बड़ा होगा और कौन सा करंट छोटा होगा। तो बेटे अब देखो सारे बच्चे, अब आपने ओहम्स लॉ पढ़ा हुआ है, आई इज इक्वल टू क्या है, वी अपॉन आर है। बताओ पैरेलल में हर किसी को, सीरीज में करंट सेम मिलता है, पैरेलल में भी मैं बता के आया कि हर कंपोनेंट को वोल्टेज क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। अगर मैं वोल्टेज को सेम कर लूं स्टूडेंट्स, जैसे ही मैं वोल्टेज को सेम करूंगा, तो मुझे समझ आएगी कि भाई करंट और रेजिस्टेंस दोनों का आपस में क्या रिलेशन रहेगा, इनवर्स रहेगा। और सवाल ये पूछा जा सकता है कि कौन सी ब्रांच में करंट ज्यादा जाएगा, कौन सी में कम जाएगा। तो मैंने बताया कि करंट का रेजिस्टेंस के साथ यहाँ क्या रिलेशन आ रहा है, इनवर्स। जो रेजिस्टेंस बड़ी होगी उसमें करंट कम जाएगा, जो रेजिस्टेंस छोटी होगी उसमें करंट ज्यादा जाएगा। अब जल्दी बोलिएगा, इन दोनों में R1 देखो बेटे कितने का है, वो है 6 ओम का। R2 कितने का है, 3 ओम का। अब इनमें बताओ कौन सी रेजिस्टेंस कम है। बेटे 3 ओम वाली रेजिस्टेंस कम है, यहां से गुजरने वाले करंट को मैं I2 बोलता हूँ। और R1 वाली रेजिस्टेंस कितने की है, 6 ओम की, यहां से गुजरने वाले करंट को मैं I1 बोलता हूँ। अब सवाल ये है कि करंट सेम या डिफरेंट, आपने कहा डिफरेंट रेजिस्टेंस तो डिफरेंट। अगला सवाल, किसमें करंट ज्यादा जाएगा, R1 में या R2 में। तो बेटे मैंने बताया जिस ब्रांच की रेजिस्टेंस कम होगी डेफिनेटली उसमें करंट क्या जाएगा, ज्यादा जाएगा। और मुझे ब्लेम मत कीजिएगा, ये जो मैं बात लिखने जा रहा हूं ये मैं डायग्राम के अकॉर्डिंगली लिखने जा रहा हूं, हमेशा ऐसा नहीं है। अब इस डायग्राम में देखो, ये जो R2 वाला रजिस्टर है ये छोटा है, और मैंने अभी बताया जो रजिस्टर छोटा होगा उसमें करंट ज्यादा जाएगा। तो अगर R2 वाला रजिस्टर छोटा है तो डेफिनेटली I2 वाला करंट जो होगा वो I1 से बड़ा होगा। जो रजिस्टर छोटा होगा उसमें ज्यादा करंट गुजरेगा। और वैसे भी देखो बच्चों, वैसे भी देखो, जब करंट को मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल हैं, करंट को गुजरने के लिए एक से ज्यादा रास्ते अवेलेबल हैं, तो कौन से रास्ते में करंट ज्यादा जाएगा, भाई डेफिनेटली जहां पे रेजिस्टेंस कम होगी।
और ये जो नीचे वाली ब्रांच है इसकी रेजिस्टेंस कम है, लिहाजा इसमें करंट जाएगा ज्यादा। तो अगर पूछे करंट सेम या डिफरेंट, तो डिफरेंट रेजिस्टेंस होगा, डिफरेंट पूछे किसमें कम या किसमें ज्यादा। लेकिन मसला तब बनता है बच्चों, ये छोड़ो किसमें कम जाएगा किसमें ज्यादा जाएगा, बताओ इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा, वैल्यू बताओ। और बताओ इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा, वैल्यू बताओ। बच्चों अब वो वैल्यू कैसे ढूंढोगे, तो आइए सीखते हैं कि हाउ टू फाइंड द करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड रूल था, यहां पे करंट वाला पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चों। ओके, पहले मैं सिंपल कहानी बताता हूँ। अब सवाल आ गया बच्चों, पहला सवाल मैं पूछ रहा हूं कि ऐसा करो, इस R1 में से गुजरने वाला करंट बताओ। मान लो इस R1 में से जो करंट गुजर रहा है बेटे उसका नाम क्या है, I1। ओके, अब आप सब लोगों ने ओहम्स लॉ पढ़ा हुआ है, ठीक है। V इक्वल क्या होता है, IR। I इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, बोलिएगा I इज इक्वल टू V अपॉन R होगा। अब बताओ करंट कौन सा पता लगाना है, I1। बोलो रेजिस्टेंस कौन सी लिखोगे, R1। लेकिन वोल्टेज के साथ V1 नहीं लिख रहे। सर आपने बताया था या हमने सीखा कि जब भी रेजिस्टर पैरेलल में लगे होते हैं वोल्टेज क्या मिलता है, सेम। और जल्दी बताओ वो किसके बराबर होता है, सोर्स वोल्टेज के बराबर होता है ना। अब देखो हमें बैटरी दे रखी है बच्चों, हमें इस ब्रांच की दो चीजें चाहिए थी, इसको मिलने वाला वोल्टेज और इसकी रेजिस्टेंस दोनों पता है, दोनों को यूज करके करंट निकाल सकते हैं। बताओ सोर्स वोल्टेज कितने का है बेटे, 12 वोल्ट का। और ये वाली ब्रांच की रेजिस्टेंस यानी R1 रेजिस्टेंस कितनी है, 6 ओम। तो जैसे आप 6 से डिवाइड करोगे इस ब्रांच का करंट कितना आएगा, 2 एम्पेयर। और अगर आपको नीचे वाली ब्रांच से गुजरने वाला करंट बोला जाए, लेट्स सपोज मैं इस करंट का नाम I2 बोलता हूं, और वो आपको बोलता कि भाई I2 वाले करंट की वैल्यू बताओ, तो भाई आप I2 भी पता लगा सकते हो। आपने ओहम लॉ यूज करना है, I इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R होगा। अगर आप यहाँ पे I2 लिखोगे तो रेजिस्टेंस कौन सी लिखनी पड़ेगी, R2। अब मेरा सवाल है, इस R2 वाले रेजिस्टर को कितना वोल्टेज मिल रहा है। सर पैरेलल में हर किसी को वोल्टेज किसके बराबर मिलता है, सोर्स वोल्टेज के बराबर मिलता है। सोर्स वोल्टेज कितने का है, 12 वोल्ट का। और नीचे वाली ब्रांच की यानी R2 वाली रेजिस्टेंस जो है वो कितनी है, 3 ओम है। तो देखो करंट कितना आ रहा है, 4 एम्पेयर आ रहा है। देखो दोनों बातें वेरीफाई हो रही हैं, डिफरेंट रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, करंट डिफरेंट आ रहे हैं। देखें एक में 2 एम्पेयर है, एक में 4 एम्पेयर है। और मैंने आपको ये बताया कि जब भी रेजिस्टर्स पैरेलल में लगाओगे कौन सी ब्रांच में करंट ज्यादा जाएगा। हमने बोला था करंट का रेजिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, जिस ब्रांच की रेजिस्टेंस कम होगी उसमें करंट जाएगा ज्यादा। तो देखो नीचे वाली ब्रांच की रेजिस्टेंस कम है, 3 ओम, तो नीचे वाली में करंट देखो इनफैक्ट क्या जा रहा है, ज्यादा जा रहा है। और ऊपर वाली ब्रांच की रेजिस्टेंस ज्यादा है, और जिस ब्रांच की रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें करंट क्या जा रहा है, कम। तो बेटे तीनों तरह के सवालात के करंट सेम होगा या डिफरेंट, तो डिफरेंट रेजिस्टर हुए तो डिफरेंट। अगली बात, कौन सा करंट कम या ज्यादा, जहां रेजिस्टेंस कम वहां पे करंट ज्यादा। और तीसरी बात, कितना करंट होगा। अगर आपको सोर्स वोल्टेज दिया हुआ है तो आप आसानी जो है वो करंट ढूंढ सकते हो, और मैंने आपको तरीका बता दिया। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन पंगा एक होता है कि कभी कभार वो रजिस्टर्स को पैरेलल में लगा लेगा, जैसे फोटो आपके सामने आ रही है, लेकिन बैटरी वगैरह नहीं लगाएगा, बैटरी नहीं लगी हुई। और आपको बता देगा कि जो टोटल करंट एंटर हो रहा है वो इतना है। जैसे यहाँ पे देखो, आपको बता रहा है कि भाई यहाँ पे टोटल 12 एम्पेयर का करंट आ रहा है। अब बताओ इन दोनों में जाके भाई पैरेलल में लगे हुए हैं सर, पैरेलल में करंट ने डिवाइड होना है। बताओ पहले वाले को कितना करंट मिलेगा, लाइक मैं कहता हूं I1, इसकी वैल्यू बताओ। बताओ दूसरी वाली ब्रांच को कितना करंट मिलेगा, लाइक मैं कहता हूं I2 की वैल्यू पूछ ले। भाई ऐसे केसेस में क्या करोगे, पीछे तो समझ आ गया, सोर्स वोल्टेज दिया होता था, हमें रेजिस्टेंस भी पता होती थी, हम वोल्टेज भी पता होता था, हम ओहम लॉ यूज करके I इक्वल V ओवर R से निकल आता था करंट। अब तो वोल्टेज दिया ही नहीं हुआ, अब क्या करें। तो नाउ स्टूडेंट वी विल हैव टू लर्न द करंट डिवाइड रूल। और यहां आपकी तवज्जो बहुत ज्यादा चाहिए स्टूडेंट्स, यहां पे आपकी तवज्जो ज्यादा चाहिए। अब क्या होगा, मैं कुछ फॉर्मूले बताऊंगा, लेकिन दे आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, वो उतने अच्छे से याद नहीं रहते। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट हो तो ज्यादा अच्छा समझ रहता है। तो मैं दोनों तरीके बताऊंगा बेटे, दोनों तरीके सुन लीजिएगा। और दोनों तरीके में पहला तरीका आपको बता रहा हूँ वो अप्लाई करें। बेटे मैंने अभी तक आपको एक ये बात बताई, मैं वापस आ रहा हूँ। हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन आर।
आई इज इक्वल टू क्या होगा, वी अपॉन आर। जल्दी बोलो, जो पैरेलल होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ, उसमें वोल्टेज की वैल्यू क्या रहती है, सेम। बताओ अगर मैं वोल्टेज को सेम कर लूं तो करंट और रेजिस्टेंस दोनों का आपस में क्या रिलेशन रहेगा, इनवर्स। यानी एक साइड पे अगर मैं करंट्स की रेशियो ले लूं और दूसरी साइड पे रेजिस्टेंसेस की इनवर्स रेशियो ले लूं, तो बोलो आंसर आ जाएगा ना। तो बच्चों अब ये थोड़ा मैथमेटिक्स से थोड़ा ध्यान से समझिएगा बात। यानी अगर मैं लिखूं बच्चों क्या भला, I1 रेशो I2 लिखूं, तो यहां मुझे लिखना पड़ेगा 1/R1 रेशो 1/R2। ठीक है, यानी करंट जो है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक साइड पे करंट्स की रेशो और दूसरी साइड पे रेजिस्टेंस की इनवर्स रेशो लिख ली। सर सही है, लिख लिया। अब थोड़ा सोचना पड़ेगा बात। अब जल्दी देखो बच्चों, R1 की वैल्यू तो हमें दे रखी है, पुट करो वैल्यूज, वैल्यूज पुट करो बेटे। जो रेजिस्टेंस है तो गिवन है, पुट कर लो, करंट्स के बारे में मालूमात मिल जाएगी। बेटे R1 रेजिस्टेंस देख के बताओ कितने का है, 6 ओम का। बताओ R2 रेजिस्टेंस कितने का नजर आ रहा है भाई, कितने का भला, 3 ओम का। थोड़ा मैथमेटिक्स से तवज्जो से बैठिएगा। R2 रेजिस्टेंस कितने का है, 3 ओम का। अब सही है। अब बेटे ये जो दोनों नीचे डिनोमिनेटर आ रहे हैं, इनका ना कोई कॉमन फैक्टर ढूंढ लो। कॉमन फैक्टर मतलब जिसपे ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं। मतलब लाइक इनका कॉमन फैक्टर 6 निकल है, ये दोनों 6 से डिविजिबल हैं। तो ऐसा करो, 6 से मल्टीप्लाई कर लो। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या किया, करंट और रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन है, इनवर्स। एक साइड पे मैंने क्या लिखा, I1 रेशो I2, और उधर R1 रेशो R2 ने लिखा 1/R1 रेशो 1/R2 लिखा। R1 की वैल्यू दी हुई थी, R2 की वैल्यू दी हुई थी, वो पुट कर दी। अब मैंने कहा दोनों का कोई ना कोई कॉमन फैक्टर बन रहा होगा, लाइक 3 और 6 जिस पे डिवाइड हो जाए। 3 और 6, अगर मैं 6 लिख लूं, 6 दोनों पे डिवाइड हो जाएगा। ऐसा करो, इक्वेशन की राइट साइड को 6 से मल्टीप्लाई करो। तो बेटे जैसे 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 और 6 यहाँ पे क्या हो जाएंगे, या मैं आपके सामने मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 6 से मैंने मल्टीप्लाई किया बेटे, और ये 1/6 तो पहले ही था। यहां भी ऐसा करो कि आप 6 से मल्टीप्लाई कर लो। बेटे 1/3 तो पहले ही था। आप जैसे ही ये काम करोगे, जैसे ही काम करोगे, बताओ पहले वाले का 6 और 6 कैंसिल होके कितना आया, 1। और यहाँ पे जब आप कैंसिल करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। अब आपको सारी कहानी समझ आ चुकी है कि भाई जो करंट्स की रेशो बन रही है ना बच्चों, यहाँ पे देखिएगा, जो करंट्स की रेशो बन रही है, I1 रेशो I2 जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 1/2 बन रहा है। यानी अगर पहले वाली ब्रांच को एक हिस्सा मिलेगा, तो जो दूसरे वाली ब्रांच है उसको कितने हिस्से मिलेंगे, 2। ठीक है, तो हमें करना क्या है, करंट के टोटल 3 पार्ट्स बनाने हैं। सर कैसे पता चला 3 पार्ट्स बनाने हैं? बेटे मैंने बताया, ये रेशियो आपको सारी कहानी बता रही है कि भाई हमें करंट किस रेशियो में डिवाइड करना है, जल्दी बोलिएगा, 1/2 में। 1/2 का मतलब है पहले वाले को एक हिस्सा देना है और दूसरे वाले को 2 हिस्से देने हैं। तो इट मींस करंट के टोटल 3 पार्ट्स चाहिए। टोटल करंट के 3 पार्ट्स चाहिए। तो पहले तो एक काम करो, जो टोटल करंट है, पहली दफा आपको मुश्किल लगेगा, जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आसान लगेगा। बेटे टोटल करंट कितना है, 12 एम्पेयर का। आप इसके कितने हिस्से करना चाह रहे हो, 3। सर कैसे पता चला, एक को एक मिलना है, दूसरे को 2 मिलने हैं, तो टोटल तो 3 हिस्से चाहिए। तो जब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे ना, हर हिस्सा कितने का बनेगा, 4 एम्पेयर का बनेगा। बेटे हर हिस्सा कितने का बनेगा, 4 एम्पेयर। अब बताओ पहले वाले को कितने पार्ट मिलने हैं, हरी अप। यानी I1 कितना मिलना है टोटल हिस्सों में से, यानी टोटल कितने हिस्से हैं बेटे, 3। 3 में से इसको कितना मिल रहा है, एक हिस्सा मिल रहा है। यानी जो पहले वाला करंट होगा उसको कितना पार्ट मिलेगा, 1/3। टोटल 3 हिस्से से 3 में से इसको कितना मिल रहा है, एक मिल रहा है। किसका एक मिल रहा है बेटे, टोटल करंट का। ठीक है, थोड़ा बात अच्छा आसान कर लो, चलो ऐसे मत लिखो, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आसान करो बच्चों। बताओ करंट का एक हिस्सा कितने का बन रहा है, टोटल हिस्से मतलब टोटल करंट था 12 एम्पेयर का। तो मैंने 12 एम्पेयर को क्या किया, 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। हर शेयर कितने का बनेगा, 4 एम्पेयर का। बताओ पहले वाले को कितना शेयर मिलना है, हरी अप। पहले वाले को कितना शेयर मिलना है, 1। तो पहले वाले को कितना मिलेगा, 4 एम्पेयर। और दूसरे वाले को कितने शेयर मिलने हैं बच्चों, 2 शेयर मिलने हैं। और एक शेयर है कितने का, 4 एम्पेयर का। तो दूसरे वाली ब्रांच में जाएगा बच्चों करंट कितना भला, 8 एम्पेयर का। तो ये वाला जो रजिस्टर है बच्चों, ये वाला जो रजिस्टर है, इसकी रेजिस्टेंस कम है, और मैंने कहा था जिसमें रेजिस्टेंस कम होगी करंट ज्यादा जाएगा। देखो 8 एम्पेयर, और यहां वाली ब्रांच में जो करंट जा रहा है बच्चों वो कितना जा रहा है, 4 एम्पेयर। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको पॉज करने के बाद एक दफा इस सारी कहानी को सुनो। और मैं एक काम करता हूं बच्चों, आपको एक और क्वेश्चन में लेके जाता हूं ताकि देखते हैं कितनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हुई है।
अभी ये करंट डिवाइड रूल के फॉर्मूले छोड़ दें, ये कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने एक डायग्राम बना रखी और डायग्राम में मैंने क्या किया, 3 रजिस्टर लगा दिए। यहाँ पे देखो जो करंट आ रहा है बच्चों वो 22 एम्पियर का आ रहा है। अब बताओ इस ब्रांच को कितना जाएगा, लाइक उसको I1 बोलते हैं, वैल्यू पूछे। इस ब्रांच में कितना जाएगा, लाइक में उसे I2 बोलते हैं, इसकी वैल्यू बताओ। और इसमें जाए I3, बताओ वैल्यू कितनी होगी। बेटे मेरी बात पे जो है वो ध्यान दीजिएगा और जो मैंने बात बताई है उस पर पक्के रहिएगा। अब जल्दी बताइएगा, जब भी हम रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाते हैं करंट का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ करंट का फॉर्मूला जल्दी जल्दी बच्चों, I इज इक्वल टू V अपॉन आर। बताओ वोल्टेज तो सबको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो करंट का रेजिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन रहेगा, इनवर्स रहेगा। हाँ अगर एक साइड पे मैं करंट्स की रेशियो लिख लूं और दूसरी साइड पे रेजिस्टेंसेस की इनवर्स रेशियो लिख लूं तो बात बन जाएगी। तो मैं एक काम करने जा रहा हूं, मैं लिखने जा रहा हूं I1, मुझे थोड़ा ऊपर लिख लेना चाहिए, मुझे स्पेस बचाना है। ओके, यहाँ पे मैं करंट लिख रहा हूँ बच्चों I1, रेशो लिखूं क्या भला, I2, रेशो क्या लिखूं, I3। तो जल्दी बताओ मुझे दूसरी साइड पे क्या लिखना है, हरी अप, हरी अप। 1/R1 रेशो 1/R2 रेशो क्या रहेगा, 1/R3। देखो करंट एक साइड पे करंट्स की रेशो लिखी और दूसरी साइड पे रेजिस्टेंसेस की इनवर्स रेशो लिख ली। अब रेजिस्टेंस की वैल्यूज दी हुई है बेटे, पुट कर दो। देख लो वहां पे सर्किट डायग्राम में R1 की वैल्यू कितनी है बेटे, R1 की वैल्यू कितनी है देख के बताओ जरा। R1 है 1 ओम का, लिख लिया। R2 जो है वो देखो कितने का है, 2 ओम का, भाई लिख लिया। सॉरी, जो R3 है बच्चों वो कितने का है, वो है 3 ओम का। अब R3 की जगह 3 ओम लिख दिया, ओके लिख लिया बेटे। अब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था जो डिनोमिनेटर में फैक्टर आ रहे हैं उनका कोई कॉमन मल्टीपल आ रहा होगा जो इन सबसे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उससे आपने मल्टीप्लाई कर लेना है बेटे। 6 ऐसा डिजिट है, या ना समझ आ रहा हो तो नीचे वाले सबको मल्टीप्लाई कर लो। ओके, तो बेटे नीचे वाले फैक्टर्स को देखो, 1, 2 और 3, इनका कॉमन मल्टीपल जो सब पे डिवाइड होगा वो 6 है। ऐसा करो पूरी राइट साइड को 6 से मल्टीप्लाई करो। जब पूरी राइट साइड को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ बनेगा 6। जब 6 को मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से तो 2 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 3। और यहाँ जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 6 हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। कुछ खास समझ नहीं आई। मैंने कहा सारी इक्वेशन को क्या करो, 6 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करो बेटे, यहाँ भी करो, यहाँ भी करो, कहानी समझ आ जाएगी। ये 6 ही बना, इसकी कटिंग करो 3 बनेगा और ये बनेगा। अब ये वाला आपको सारी कहानी बता रहा है, ये वाला आपको सारी कहानी बता रहा है कि भाई करंट किस रेशो से डिवाइड होना है, I1 रेशो I2 रेशो I3। आपको समझ आ चुका है बेटे, I1 रेशो I2 रेशो I3 समझ आ चुका है। कितनी रेशो बननी है, 6:3:9। यानी पहले रजिस्टर को 6 से मिलने हैं, दूसरे वाले को कितने मिलने हैं, 3 से मिलने हैं, तीसरे वाले को कितने से मिलने हैं, 2। अब पहले ये बताओ टोटल शेयर्स बनने कितने हैं, टोटल शेयर्स कितने बनने हैं? बताओ पहले के पास कितने जाने हैं बेटे, 6 शेयर्स। दूसरे के पास कितने जाने हैं, 3 शेयर्स। और तीसरे के पास कितने जाने हैं, 2 शेयर्स। तो टोटल शेयर कितने बने, 6 × 3 9 और 2 11 शेयर्स बने। अब टोटल करंट था 22 एम्पियर का। मैथमेटिक्स है, थोड़ा समझना पड़ेगा बच्चों। टोटल करंट कितने का था, 22 एम्पियर का। मुझे आज उसके कितने शेयर्स करने हैं, 11। क्यों भला, पहले वाले को 6 मिलने हैं, दूसरे को 3 मिलने हैं, तीसरे को 2 मिलने हैं। मतलब 6 × 3 9 और 2 11। तो मुझे उसको 11 से डिवाइड कर लेना है। तो जब मैं 11 से डिवाइड करूंगा, हर एक शेयर कितने का बनेगा, 2 एम्पियर का बनेगा। ठीक है, टोटल करंट है 22 एम्पियर का, मुझे उसके टोटल कितने शेयर करने हैं, 11। तो जब मैं 11 से डिवाइड करूंगा मुझे समझ आया हर शेयर कितने का बना, 2 एम्पियर का। अब मुझे आपने बताना है कि पहले वाले को कितने शेयर मिलने हैं, 6। एक शेयर कितने का है बेटे, 2 एम्पियर का। तो जल्दी बोलो पहले को कितना मिलेगा, 12 एम्पियर। शाबाश। जो दूसरे को करंट मिलेगा बच्चों जल्दी बोलो, उसको कितने में शेयर मिलनी है, 3। एक शेयर कितने का, 2 एम्पियर का। तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा, 6 एम्पियर। और तीसरे वाले को कितने शेयर मिलने हैं, 2। एक शेयर कितने का है, 2 एम्पियर का। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 4 एम्पियर। और देखो पूरा हो गया बच्चों, 22 एम्पियर करंट आया था। आप इन तमाम को ऐड करके देखो, एक को 12 एम्पियर मिला, दूसरे को 6 एम्पियर मिला, तीसरे को 4 एम्पियर मिला। जब आप इन तमाम को ऐड करोगे तो ये 22 एम्पियर आ रहा है। उम्मीद है आपको ये करंट डिवाइड रूल समझ आ रहा है। थोड़ा मैथमेटिक्स है बेटे, एक दो दफा वीडियो जो है
वो वापस रिवाइंड करके ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, आपका हो जाएगा। ओके, अगर आपको ये बात समझ आई है, वीडियो पसंद आ रही है, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस चैनल पे एमडी कैट से रेलिवेंट पास्ट पेपर्स और बहुत सारी वीडियो जो हैं वो डेली बेस पे अपलोड भी की जा रही होती हैं और अवेलेबल भी हैं। और अगर आप एमडी कैट और ई कैट के स्टूडेंट्स हो तो डेफिनेटली आपको इन वीडियो से फायदा उठाना है। और वीडियो के नीचे अच्छा सा जो है वो कमेंट करें बच्चों, और इस चैनल को लाजमी सपोर्ट करें, क्योंकि अगर इस चैनल से आपको फायदा हो रहा है तो एटलीस्ट आपको भी अपने एंड से इस चैनल को थैंक यू बोलने के लिए कुछ करना चाहिए। तो जस्ट शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फेलोज इन व्हाट्सएप ग्रुप्स, एंड अगर हो सके तो इंस्टा और फेसबुक से शेयर करके लोगों को रिकमेंड करें। बच्चों आइए, करंट डिवाइड रूल की मैंने थोड़ा कहानी समझाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे कहते हैं नहीं सर, हमें आसान चीजें नहीं सीखनी, हमने रट्टा मारना है, हमें फॉर्मूले बताओ। तो मैंने कहा ठीक है बच्चों, फॉर्मूले बता देता हूँ। तो अब मैं आपके सामने ला रहा हूँ फॉर्मूले, किसके भला, करंट डिवाइड रूल के। कि जब भी पैरेलल में दो रजिस्टर लगा दे, बैटरी वगैरह ना बताए, तो फिर आप कैसे ढूंढोगे, यानी सर्किट का टोटल करंट बता दे, जैसे ये वाला था कि भाई करंट बताया वो हर किसी में कितना जाएगा वो बताओ, बैटरी बता दे तो फिर तो आसान था। ओके, तो मैं ये फॉर्मूला याद रखने का तरीका बता देता हूँ। डिराइव भी हो सकते हैं, लेकिन ड्राइव करने में हम टाइम बर्बाद नहीं करते, आसान रहते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करते। अच्छा मुझे ये बताओ, कहानी फिर वही है। अब मैं करंट डिवाइड रूल के फॉर्मूले बता रहा हूँ, अगर याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना याद रहे तो फिर एक और तरीका आपको बताया वो भी सीख लिया आपने। चलो अब दोनों सीख लो, दोनों में जो अच्छा लगे वो अप्लाई कर लीजिए। बताओ, जब भी पैरेलल में लगाएंगे करंट का फॉर्मूला क्या रहेगा, I इज इक्वल टू बी अपॉन आर रहेगा। वोल्टेज सबको क्या मिलेगा, सेम। सर थक गए ये सुन सुन के, लेकिन बेटे सोचना तो पड़ेगा भाई। करंट का रेजिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन रहेगा, इनवर्स। अगर एक साइड पे मैं करंट लिख लूं और दूसरी साइड पे रेजिस्टेंस इनवर्स लिखूं तो बात बन जाएगी। अब सारे बच्चे मेरे साथ, अगर आपने सीरीज का पोटेंशियल डिवाइड रूल सीखा हुआ तो ये भी बना लोगे। लाइक बच्चों, अगर मैं लिखूं यहाँ पे करंट कौन सा, बोलो कौन सा, I1, तो रेजिस्टेंस मुझे R1 नहीं लिखनी, R1 नहीं लिखनी, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है। तो रेजिस्टेंस में कौन सी लिखूंगा, R2। ये सिर्फ ऐसे जुगाड़ बता रहा हूँ सिखाने के लिए, डेरिवेशन कुछ और अलग से, लेकिन मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि करंट और रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन है, इनवर्स। अगर आपने ऊपर करंट I1 लिखना है तो दूसरी साइड पे रेजिस्टेंस R1 नहीं लिखनी, कौन सी लिखनी है, R2 लिखनी है। और नीचे लिखो बच्चों यहाँ पे नेट या टोटल करंट, और यहाँ पे लिख लो टोटल रेजिस्टेंस। मतलब अब टोटल रेजिस्टेंस आपको सर पैरेलल में ऐसे थोड़ी ना पता लगाते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि ऊपर अगर I1 लिखना है तो रेजिस्टेंस कौन सी लिखनी है, R2। नीचे नेट करंट लिखो और नीचे टोटल रेजिस्टेंस यानी सबको ऐड करके लिख लो। ओके, तो यहां से अगर आप I1 की वैल्यू पता लगाओगे ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसी तरीके से मुझे आपने ड्राइव करवाना है। अगर मैं I2 लिखूं बच्चों बताइएगा, अगर मैं I2 लिखूं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कौन सी लिखनी पड़ेगी, R2। और नीचे लिखो सर्किट का नेट करंट, और यहाँ पे लिख लो R1 प्लस R2। लें जी, आप यहाँ से करंट I2 पता लगा सकते हो। हाँ सर ये तो बड़ा आसान है, आपने तो हमें बड़ा मुश्किल बताया, जो कहानी ऊपर बताई थी कि भाई ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। हाँ चलो करंट डिवाइड रूल अप्लाई कर लो। मैंने थोड़ी देर पहले बच्चों, चले मैं सवाल ही ले आता हूँ। अब क्वेश्चन ये था कि हमारे पास एक था रजिस्टर। बेटे ऊपर वाला जो रजिस्टर था वो हमारे पास R1 था, वो कितने का था, 6 ओम का। और नीचे वाली जो ब्रांच की रेजिस्टेंस थी वो हमारे पास थी स्टूडेंट्स कितनी भला, कितनी भला, R2 उसको बोलता हूँ, वो थी 3 ओम। और मैंने कहा इस पूरी ब्रांच को एक करंट आ रहा है, और करंट कितने का आ रहा था वो भी मैंने बोला था 12 एम्पेयर का आ रहा है। अब बताओ हर किसी को कितना करंट मिलेगा। लाइक आपको बोला जाए I1 की वैल्यू बताओ, लाइक आपको बोला जाए I2 की वैल्यू बताओ। तो अगर आपने पोटेंशियल डिवाइड रूल याद कर लिया, अगर वो जो पहले रेशो वाला है वो नहीं समझ आया तो ये वाला रूल यूज करो। ओके बच्चों, पोटेंशियल डिवाइड रूल अप्लाई करो, जल्दी बोलो। I1 पता लगाना है तो रेजिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स। तो यहाँ पे R1 मत लिखो, क्या लिखो, R2। और नीचे लिखो सर्किट का नेट करंट, और यहाँ पे लिख लो दोनों रेजिस्टेंसेस का सम। डेरिवेशन करेंगे तो समझ आएगा, लेकिन आप याद रखने का तरीका सुन लो। I1 हमें पता लगाना है, बताओ सर्किट में टोटल या नेट करंट कितना आ रहा है बच्चों, दैट इज ऑफ 12 एम्पेयर। R2 रेजिस्टेंस, हरी अप, R2 रेजिस्टेंस देखो कितने की है, 3 ओम की। और नीचे R1 और R2 दोनों को ऐड कर लो, कितना हो गया, 9। इसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई करो,
देखो I1 की जो वैल्यू आ रही है वो 36/9, यानी 36/9 यानी पहले वाले रजिस्टर में कितना करंट जा रहा है बच्चों, 4 एम्पियर। और अगर मैं आपको बोलूं दूसरे रजिस्टर में बताओ, बताओ कौन सा करंट पता लगाना है, I2। रेजिस्टेंस R2 नहीं लिखोगे, इनवर्स है। रेजिस्टेंस कौन सी लिखोगे, R1 वाली। नीचे लिखो बच्चों क्या भला, नेट करंट, और यहाँ पे लिख लो टोटल रेजिस्टेंस। तो ये कहानी हो गई। अब I2 हमने पता लगाना है। बेटे टोटल करंट कितना था, 12 एम्पेयर। ओके। R1 रेजिस्टेंस देखो कितनी है, 6 ओम की, लिख दी। और नीचे दोनों को ऐड करो, 6 और 3 को, तो कितना हो गया, 9। इसको तो ले जाके मल्टीप्लाई करो। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे जो I2 की वैल्यू आएगी वो 72/9। तो यहाँ पे करंट आ रहा है बच्चों 8 एम्पेयर का। तो ये तो है करंट डिवाइड रूल। यानी अगर आपको बैटरी वगैरह ना लगा के दे, सर्किट का टोटल करंट दे दे, और आपको पूछे किसी भी ब्रांच में कितना जाएगा, तो ये आपने करंट डिवाइड रूल के ये दोनों फॉर्मूले, उम्मीद है आपको समझ आ गए। और जो ऊपर रेशो वाला मैंने बताया था, अगर वो भी समझ आ गया तो उससे भी अप्लाई कर लें। अच्छा, करंट डिवाइड रूल दो में तो बड़ा आसान लगेगा, लेकिन जब आप 3 रजिस्टर लगा के किसी भी ब्रांच के क्रॉस करंट ढूंढोगे ना, तो ये वो लिखे हुए हैं फॉर्मूले, ये बड़े मुश्किल हैं याद करने। और अगर बच्चों आप इनको याद कर सकते हो, इनमें वैल्यूज पुट कर सकते हो, यानी आपको सर्किट की रेजिस्टेंस और नेट करंट पता है, तो पुट करके सॉल्व कर लो। और अगर आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो मेरा बेटा, मैं आपको बता चुका हूं क्या भला, ये रेशो वाला तरीका, इसको एक दो दफा प्रैक्टिस कर लो, ये आपका पक्का हो जाएगा। और फिर आपको ये बड़ा आसान लगेगा। मैंने बोला पहली एक दो दफा में शायद मुश्किल लगे, लेकिन फिर ये आपको बड़ा आसान लगेगा जब आप इसको फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे होगे। तो उम्मीद है पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर बैटरी लगी हो तब वो किसी ब्रांच का करंट पूछे तब भी ढूंढ सकते हो, और अगर बैटरी ना लगी हो, वो सर्किट का टोटल करंट बता के पूछे हर ब्रांच को कितना मिलेगा, मैंने तरीका बताने की कोशिश की। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे देख लो। बेटे इस स्लाइड में आपने देखा था कि सर्किट का टोटल करंट कितना था, हरी अप 22 एम्पेयर था। और जब मैंने तमाम इंडिविजुअल करंट्स को ऐड किया तब भी मेरा आंसर कितना आया, 22 एम्पेयर। यानी अगर मैं तमाम ब्रांचेस के करंट्स को ऐड कर लूं, बेटे तमाम ब्रांचेस के करंट्स को ऐड कर लूं, तो वो किसके बराबर आना चाहिए, सर्किट के टोटल करंट के बराबर आना चाहिए ना। तो मैंने अगला पॉइंट ये लिखना था, लेकिन उससे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पुट किया कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन the sum of all the individual currents is equal to the source current। बिल्कुल सही हो गया। अगर आप तमाम इंडिविजुअल करंट्स को ऐड कर लो, पहली ब्रांच में जाने वाला करंट क्या था, I1। दूसरी ब्रांच में अलग करंट गया था, उसका नाम था I2। तीसरी ब्रांच में अलग करंट गया था, उसका नाम था I3। और अगर आप इन तमाम ब्रांचेस के करंट्स को ऐड कर लो, तो ये सर्किट के टोटल करंट के बराबर आने चाहिए, है ना। सर्किट का टोटल करंट ही सब में जाके डिवाइड हुआ था। जब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे तो यू विल बी अमेज्ड कि आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करने का। बताओ I1 क्या होता है, V/R1 है। सर V के साथ V1 क्यों नहीं लिख रहे, बड़े पैरेलल में वोल्टेज सेम रहते हैं। बोलो I2 की जगह पे क्या लिखूं, V/R2। सर V के साथ V2 नहीं लिख रहे, भाई नहीं लिख रहे क्योंकि वोल्टेज सेम। बताओ V3 की जगह पे क्या लिखोगे, V/R3। और टोटल करंट की जगह पे क्या लिखोगे, V/R। कौन सा लिखोगे बच्चों, इक्विवेलेंट वाला। दोनों साइड पे वोल्टेज कॉमन लेके कैंसिल कर दें। जैसे कैंसिल करेंगे, यू विल बी गेटिंग एन इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और सो ऑन। तो बच्चों ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया कि जब भी वो मुख्तलिफ रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में लगाए और आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछे, तो आपने यहां से निकालनी है। बच्चे गलती करते हैं, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं निकालते, वो 1/R इक्विवेलेंट निकाल देते हैं। बेटे यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट आएगी, लेकिन डे एंड पे जाके आपको इन्वर्ट भी करना होगा, फिर ही आंसर आएगा। सवाल में जाता हूँ फिर बताता हूँ। ओके। अच्छा बच्चों लें जी, इस कहानी को मैंने यहाँ पे समराइज कर दिया कि जब भी आप पैरेलल में डिफरेंट रेजिस्टेंसेस लगाओगे और आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता लगानी हो, तो यू विल बी यूजिंग दिस वन एक्सप्रेशन, 1/R1 प्लस 1/R2 R3 R4 जितने भी लगे हुए हैं आपने उनको ऐड करके
मतलब ऐसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता लगा लेंगे। अच्छा, अब कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हम हमेशा डेवलप करते हैं बच्चों, और उन शॉर्ट ट्रिक से आपको इंपॉर्टेंट कहानी की तरफ लेके आऊंगा। अच्छा, कभी कभार वो क्या करेगा, दो रजिस्टर्स को पैरेलल में लगा लेगा। बेटे क्या करेगा, दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा देगा और आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछेगा। तो मैंने यहाँ एक शॉर्टकट फॉर्मूला लिख दिया है कि जब भी वो दो रेजिस्टर्स को कैसे लगाए, पैरेलल में लगाए, और आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछे, तो देयर इज अ शॉर्टकट फॉर्मूला दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ओवर सम। प्रोडक्ट ओवर सम, जैसे बच्चों देखो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है 6 ओम की, दूसरी 3 ओम की, देखो कैसे लगे हुए हैं पैरेलल में। अब आपको बोला गया कि भाई इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। जब भी दो, बेटे आई रिपीट, दो के लिए, तीन का मत कर लीजिएगा कि तीन का भी ऊपर प्रोडक्ट ले लो नीचे सम ले लो, नहीं नहीं, तीन वाले में नहीं, जो बात बताई जा रही है बेटे वही सीखो। जब भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाए, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला प्रोडक्ट ओवर सम। बेटे ऊपर दोनों का प्रोडक्ट लो, एक है 6, एक है 3, 6 और 3 का ले लो ऊपर प्रोडक्ट। ओके, नीचे इनको कर लो सम। सम करने का मतलब है आप उस 6 और 3 को बच्चों क्या कर लो, ऐड कर लो। तो मैं नीचे लेता हूं इनका क्या भला सम, लाइक मैं 6 + 3 लिख रहा हूं। ऊपर जल्दी बताओ, 6 3 का क्या बना, 18, और 6 + 3 को ऐड करो कितना बना, 9। और आप 18 को जैसे ही 9 से डिवाइड करोगे, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी दैट कम्स आउट टू बी क्या भला, 2 ओम आएगी। दिस इज टाइम सेविंग फॉर्मूला। हाँ, अगर आप ये नहीं कर रहे बच्चों, तो यू कैन गो विद दिस वन, क्या भला, 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ पे गलती का चांस ज्यादा रहता है क्योंकि एलसीएम वगैरह लेना होता है और फिर इन्वर्ट भी करना होता है। तो ये आसान है प्रोडक्ट ओवर सम, लेकिन अगर आप इससे कर रहे हो फिर क्या करते, बेटे 1/R इक्वलेंट, जल्दी बोलो, 1/R1 की जगह पे क्या पुट करोगे, R1 कितने का है, 6 का, बेटे R2 कितने का है, 3 का। राइट साइड पे एलसीएम ले लो, राइट साइड पे एलसीएम ले लो, 6 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पे बनेगा 1, यहाँ पे बनेगा 2, उम्मीद है आपको मैथमेटिक्स आता है। ये 3/6 बना, बोलो कितना आंसर आया, 1/2। बेटे ये आर इक्वलेंट की वैल्यू नहीं आई, ये तो 1/R इक्वलेंट की वैल्यू आई है, लेकिन वो आपसे पूछ क्या रहा होता है, आर इक्वलेंट। तो अब दोनों साइड इन्वर्ट करोगे, तो आर इक्वलेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 हम देखेगा। दिस इज अ लेंथी प्रोसेस, लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया कि जब भी दो रेजिस्टर्स पैरेलल में लगाए, तो यू विल बी सिंपली यूजिंग द प्रोडक्ट ओवर सम। ऊपर दोनों रेजिस्टर्स का प्रोडक्ट ले लो, नीचे दोनों रेजिस्टर का सम ले लो, यू कैन इजीली फाइंड दैट आंसर। तो दो रेजिस्टर्स के लिए आपने ये वाला ट्रिक यूज करना है। अच्छा, अब आ जाओ, कभी कभार क्या करेगा, एन आइडेंटिकल रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाएगा। लाइक मैं बात करूं कि एन आइडेंटिकल रेजिस्टर को पैरेलल में लगाने का क्या मतलब है। लाइक बेटे एक रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है, आर, उसने एक और आइडेंटिकल रेजिस्टर लगा दिया जिसकी रेजिस्टेंस कितनी थी, उसकी भी आर थी। बोलो दोनों कैसे लगे, पैरेलल में। अब बेटे मैं एक ट्रिक बता देता हूँ कि जब भी आइडेंटिकल रेजिस्टर पैरेलल में लगे हो ना, तो आपने एक काम करना है, आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता लगाने के लिए, आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता लगाने के लिए एक फॉर्मूला यूज करना है, जो कि क्या है, R/N। बेटे R क्या है, जितनी एक की रेजिस्टेंस है, और N है जितने लगे हुए हैं। लाइक ये दोनों रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं, मैं पूछूं इन दोनों के मिलने से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी मिलेगी। तो बेटे जब भी आइडेंटिकल रजिस्टर पैरेलल में लगे हो, मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बताया, R/N। R है एक की रेजिस्टेंस, एक की रेजिस्टेंस कितनी, R, और N है जितने लगे हुए हैं, बेटे कितने लगे हुए हैं, दो। तो यहाँ पर जो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगी वो R/2 मिलेगी। अगर तीन लगे होते तो R/3 मिलनी थी, चार लगे होते तो R/4 मिलनी थी। ठीक है, ये वाली बात समझ आ गई। और अगली कहानी बड़ी आसान और बड़ी इंपॉर्टेंट, जब भी आप रेजिस्टर्स पैरेलल में लगाओगे, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी, द इक्विवेलेंट, ये इक्वल, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बेटे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी, दैट इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टर। यानी क्या मतलब, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले लगाया था, बेटे ये देखो, ये मैंने दो सर्किट लगाए थे, दोनों पैरेलल में लगे हुए थे। एक रेजिस्टेंस कितने की थी, 3 ओम की, बोलो दूसरी कितने की थी, 6 ओम की। मेरी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रही है वो कितनी आ रही है, 2 ओम। और जो दोनों रजिस्टर जिनको मैंने पैरेलल में लगाया, उनमें सबसे छोटा रजिस्टर कितने का, 3 ओम का। मेरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ रही है, 2 ओम। तो इट मींस जब भी आप रजिस्टर्स को पैरेलल में लगाओगे, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो सबसे छोटे रजिस्टर से भी
छोटी आ रही होगी। देखो दो रजिस्टर थे, एक 6 ओम का, एक 3 ओम का। छोटा कौन था? 3 ओम। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई है वो कितनी आई है? 2 ओम। यानी सबसे छोटे रजिस्टर से भी छोटी आ रही है। उम्मीद है ये आपको बात समझ आ गई है। इसका मतलब ये होगा कि जब भी आप सी पैरेलल में रजिस्टर्स लगाते हो तो जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ती नहीं है बल्कि कम हो जाती है। सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ती है, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाती है। ई कैट पास पेपर का क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से अप्रोच कीजिएगा। तुक्का भी लगा सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट से सॉल्व भी कर सकते हैं। यू हैव 10 रजिस्टर्स अवेलेबल। भाई आपके पास ऐसा है 10 रजिस्टर्स अवेलेबल है। हर एक की रेजिस्टेंस कितनी है? हर एक की रेजिस्टेंस कितनी है? 20 किलो ओम है। भाई सही है। अब आप चाहते हो कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आए वो 2.5 किलो ओम आ जाए। देखो एक रेजिस्टर कितने का है? 20 किलो ओम का। जो इक्विवेलेंट लाना चाहते हो वो कितनी लाना चाहते हो? 2.5 किलो ओम। बताओ रेजिस्टेंस बढ़ाना चाह रहे हो कि कम? सर कम करना चाह रहे हैं। भाई एक की 20 किलो ओम है, जब बहुत सारे लगाए तो 2.5 किलो ओम आनी चाहिए, यानी कम करना चाह रहे हैं। याद रखिएगा, जब भी रेजिस्टेंस को कम करना होता है आप कभी भी रेजिस्टर सीरीज में नहीं लगाओगे। आपने हमेशा रेजिस्टेंसेस को कैसे लगाना है? पैरेलल में। लिहाजा एक ऑप्शन, ये जो सीरीज वाला ऑप्शन है ये तो इस डॉट से निकला, छोड़ो इसको। अब पीछे दो ऑप्शन बचे, बीटा और चार्ली। आइए दोनों को बारी बारी चेक करते हैं। फिलहाल मैंने बताया रेजिस्टर कैसे आइडेंटिकल। भाई हर एक की रेजिस्टेंस 20 किलो ओम है, हर एक की 20 किलो ओम है। जब भी आइडेंटिकल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाएं, बोलो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? आर अपॉन एन। अब बारी बारी ये ऑप्शंस, तमाम ऑप्शंस पे ये फॉर्मूले अप्लाई करें। पहले बीटा ऑप्शन के साथ जाते हैं। बेटे आइए बीटा ऑप्शन पे ये फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या भला? जब भी आइडेंटिकल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाए, फॉर्मूला क्या है? आर अपॉन एन। आर है एक की रेजिस्टेंस। बेटे एक रेजिस्टर कितने का है? उसने सवाल में बार बार बोला ये 20 किलो ओहम का है। मैंने लिख दिया 20 किलो ओहम। एन है जितने लगे हुए हैं। वैसे टोटल तो उसने 10 बताए थे, लेकिन आज वो लगा कितने रहा है बच्चों? सिर्फ 4 लगा रहे हैं। तो 20 किलो ओम को डिवाइड करो किससे भला? 4 से। जैसे ही आप 20 को 4 से डिवाइड करोगे, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रही है वो 5 किलो ओम आ रही है। क्या हम रेजिस्टेंस 5 किलो ओम लाना चाह रहे हैं? नहीं 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 सर, हमने तो 2.5 लानी थी। लिहाजा ये ऑप्शन भी इस दौर से निकला। अब ये मत बोलिएगा चार्ली है। बेटे सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि नॉन ऑफ दीज हो सकता है चार्ली भी ना बन रहा हो। फिर क्या करेंगे? आइए अब चार्ली वाले ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। बेटे बताओ आइडेंटिकल रेजिस्टर जब भी पैरेलल में लगते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? आर अपॉन एन होता है। आर होती है एक की रेजिस्टेंस। जल्दी डाटा में देख के बताओ एक रेजिस्टर कितने का लगा हुआ है? 20 किलो ओम का। भाई लिख दिया 20 किलो ओम। टोटल थे 10, लेकिन ये सिर्फ कितने लगा रहा है? बोलो 8 लगा रहा है। इट मीन जितने यहाँ पे लगाए हैं बेटे वो लिखने हैं। मैंने 8 लगाए हैं, मैंने 8 लिख दिया। तो बेटे डिवाइड करोगे तो ये 10/4 बनेगा। 10/4 को मजीद डिवाइड करोगे तो ये 5/2 बनेगा। और 5/2 को सॉल्व करोगे तो योर आंसर विल बी 2.5 किलो ओम आएगा। और हमें लाना भी कितनी थी बच्चों? 2.5 किलो ओम। देखो हमारा आंसर रहेगा 40। तो दो तरह की प्रैक्टिस हो गई कि जब भी वो आइडेंटिकल रेजिस्टर पैरेलल में लगाए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछे आर बाय एन। और अगर रेजिस्टेंस को कम करना हो तो आप रेजिस्टर्स को कनेक्ट करोगे सीरीज में नहीं बल्कि पैरेलल में। ओके बच्चों, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। एक स्टूडेंट है भाई जिसके पास 5 रेजिस्टेंसेज हैं। यू आर गिवन विद द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। भाई 5 रेजिस्टेंसेज, हर एक की रेजिस्टेंस कितनी है? 1/5 ओम। अब वो इससे कुछ मिनिमम रेजिस्टेंस लाना चाहता है। बेटे अगर वो बोलता मैक्सिमम रेजिस्टेंस लाना चाहता है तो आप सीरीज में लगाते। अब बोल रहा है कम से कम रेजिस्टेंस लाना चाहता है, तो यू विल नॉट बी कनेक्टिंग दीज रेजिस्टर्स इन सीरीज, यू विल बी कनेक्टिंग देम इन पैरेलल। ओके सही सर, पैरेलल में लगाओ। और ये आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं। आइडेंटिकल रेजिस्टर्स को जब भी पैरेलल में लगाओगे, बोलो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? आर अपॉन एन। आर होता है एक की रेजिस्टेंस, बोलो कितनी है? 1/5 ओम। और एन है जितने टोटल रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। बोलो टोटल कितने लगे हैं? मैं रिपीट कर रहा हूं, आर है एक की रेजिस्टेंस,
बोलो एक रजिस्टर कितने का लगा हुआ है बच्चों, 1/5 ओहम का। एन है जितने लगे हुए हैं, बताओ कितने उसके पास, बेचारे के पास रजिस्टर हैं 5। तो इसको 5 से क्या कर लो, डिवाइड कर लो, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1। ऊपर क्या बना, 1/5, नीचे क्या है 5/1, उसको इन्वर्ट करो तो वो भी 1/5। तो जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस आ रही है वो आ रही है 1/25 ओहम। देखो कैसी बात बच्चों, आइडेंटिकल रेजिस्टर जब भी पैरेलल में लगाए फॉर्मूला सीख लिया। और अगर बोले हम रेजिस्टेंस मिनिमम लाना चाहते हैं तो फौरी सोचिएगा, हमने रेजिस्टर्स कैसे लगाने हैं, पैरेलल में। ओके, पैरेलल के बारे में आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट, पूरी तवज्जो से सुनिएगा, पावर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। बेटे पावर के बहुत सारे फॉर्मूले, P इज इक्वल टू I² RB है, P इज इक्वल टू V²/RB है। मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि I²R वाला फॉर्मूला यू विल बी यूजिंग पर्टिकुलरली इन सीरीज। जब सीरीज में लगे हो तो कोशिश करें इस फॉर्मूले के साथ जाएं। और V²/R वाला फॉर्मूला यूज करें पर्टिकुलरली जब रजिस्टर्स कैसे लगे हों, पैरेलल में। और आज कैसे लगे हुए हैं पैरेलल में, तो जल्दी 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 ये बताओ, हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, हम यूज करेंगे बेटे P इज इक्वल टू V²/R यूज करेंगे। भाई सही है। अब दो सवाल आएंगे, भाई किस में पावर ज्यादा जा रही है, किस में कम जा रही है। लाइक इसमें जाने वाली पावर का नाम मैं P1 बोलता हूँ, इसमें जाने वाली पावर का नाम P2। अब पूछे किस में ज्यादा किस में कम, अब जल्दी बोलो। जब भी रजिस्टर पैरेलल में लगाते हो वोल्टेज सबको क्या मिलता है, सेम। अगर मैं वोल्टेज को सेम कर लूं, बताओ बच्चों, अगर मैं वोल्टेज को सेम कर लूं तो पावर का रेजिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन बनेगा, इनवर्स। कौन सी ब्रांच को ज्यादा पावर मिलेगी, जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी। और यहाँ पे R2 वाली रेजिस्टेंस कम है, लिहाजा P2 वाली पावर ज्यादा हो जाएगी। मतलब ये सवाल पूछे किसमें कम किसमें ज्यादा, तो जिसकी रेजिस्टेंस कम उसमें पावर ज्यादा जाएगी। सही है। अब अगला सवाल है, पावर्स की रेशो पूछ ले। बोले छोड़ो किसमें कम किसमें ज्यादा, ये बताओ रेशो क्या रहेगी। बताओ पावर का रेजिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स। तो अगर मैं बोलूं P1/P2, तो मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए बच्चों क्या भला, R2/R1 लिखना चाहिए। स्टूडेंट्स जल्दी बताओ, यहाँ पे R2 की वैल्यू पुट कर दो बेटे। R2 देखो कितने का है, 3 ओहम का, भाई लिख दिया। R1 कितना है, 6 ओहम का। तो यहाँ पर जो पावर्स की रेशो बन रही है वो 1:2 बन रही है। तो अगर पूछे किसमें पावर ज्यादा किसमें कम, आंसर कर लिया। अगर पूछे दोनों में जाने वाली पावर्स की रेशो बताओ, तो रेजिस्टेंसेस की इनवर्स रेशो ले लो। लेकिन एक और सवाल पूछ सकता है कि भाई एग्जैक्ट वैल्यू बताओ, इसमें कितनी पावर डेसिपेट हो रही है उसकी वैल्यू बताओ, इसमें कितनी पावर डेसिपेट हो रही है उसकी वैल्यू बताओ, वैल्यू। स्टूडेंट तब आपकी अप्रोच क्या होगी, वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। मैं साथ ही साथ बच्चों आपको बताता चलूं कि हमारा टॉप स्पॉट फिजिक्स का एक बैच जो है वो ऑनलाइन बैच चल रहा है, जिसमें बच्चों को फिजिक्स का डेली बेसिस पे मैं सेशन ले रहा हूँ। उस सेशन के दौरान बच्चों को ना सिर्फ बेटे जो टॉप स्पॉट फिजिक्स के जो टॉप नोट्स हैं वो शेयर किए जा रहे होते हैं, बल्कि वर्कशीट शेयर की जा रही होती हैं, जिनमें बच्चे प्रैक्टिस क्वेश्चन ले रहे होते हैं, साथ में रिटन सॉल्यूशंस होते हैं। और फिर डेली बेसिस पे हर 2 दिन के बाद बच्चों को टेस्ट शेयर किया जाता है, और बच्चे वो टेस्ट को सॉल्व करते हैं और उसकी डिस्कशन हो रही होती है। और डेली बेसिस पे लेक्चर जो है वो तो रोज ही हो रहा होता है, ऑनलाइन लेक्चर, लाइव लेक्चर हो रहा होता है। तो इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट अमेजिंग जर्नी ऑफ एमडी कैट फिजिक्स, आप किसी एकेडमी में पढ़ रहे हो और आपको फिजिक्स, बेटे जिसकी फिजिक्स ठीक नहीं है तो उसका एमडी कैट में डेफिनेटली प्रॉब्लम है। चैलेंजिंग सब्जेक्ट फिजिक्स ही है। तो अगर आपको फिजिक्स में कोई इशू फेस कर रहे हो तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट by using the contact number given in the description, और वीडियो के शुरू में भी आएगा। तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट ऑनलाइन बैच बेटे, जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी बच्चों को अवेलेबल होते हैं। तो आप उस बैच का हिस्सा जरूर बनिए। ओके, सवाल आया, छोड़ो किसमें ज्यादा किसमें कम, छोड़ो रेशो को, ये बताओ एग्जैक्टली पावर जाएगी कितनी। भाई पहले वाले को कितनी पावर मिलेगी, दूसरे को, भाई कोई परेशानी नहीं। मैंने जो बात बताई है उसको सिर्फ सीख लो। जब भी रजिस्टर पैरेलल में लगाएं, पावर का फॉर्मूला क्या होगा, V²/R। बोलो कौन सी पावर चाहिए, P1 रेजिस्टेंस कौन सी लिखोगे, R1। और मैंने बताया पैरेलल में हर किसी को वोल्टेज कितना मिलता है, सर सोर्स वाला मिलता है। बताओ
पहले वाले रजिस्टर में जाने वाली पावर निकालनी है। पहले वाले को वोल्टेज कितना मिल रहा है, 12 वोल्ट। बताओ 12 का लिख लूंगा स्क्वायर, और पहले वाले की रेजिस्टेंस कितनी है बेटे, 6 ओम। तो ये बनेगा 144/6, 6 2 12 और 6 4 24। तो तकरीबन 26 वॉट जो है वो हमारा आंसर आ रहा है। और इसी तरह अगर आपसे पूछूं कैन यू कैलकुलेट द P2, सर बिल्कुल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, V²/R। आर के साथ देखो R2, वोल्टेज कौन सा पुट कर दो, सोर्स वाला, और खुद सॉल्व करो। उम्मीद है बच्चों आप पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अब जो मैं अगली वीडियो ला रहा हूं इंशाल्लाह, अभी ये सीरीज और पैरेलल की तो हो गई है, जो अगली वीडियो आ रही है वो स्पेशल कॉम्बिनेशंस की आ रही है जो मिक्स हैं। ट्रायंगल्स हैं, स्क्वेयर्स हैं, रेक्टेंगल्स हैं, सर्कल्स हैं। भाई ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करोगे, इंशाल्लाह वो अगली वीडियो में बात करेंगे। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।